नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के अहंकार पर अब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से सीधा प्रहार किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे हफ्ते जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके ने क्या कुछ लिखा है, चलिए वहीं से आज शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। यहाँ अभिजीत दिपके लिख रहे हैं आज कि आज जवाबदेही तय करने के लिए क्या क्या हो रहा है। देखिए, अनगिनत पेपर लीक, लाखों सपने टूटे, 20 से ज़्यादा छात्रों की आत्महत्या, एक शिक्षाविद और युवाओं की भूख हड़ताल, भारत ने पहले कभी इतनी अहंकारी सरकार नहीं देखी। ये लिख रहे हैं अभिजीत दिपके। आपको बता दूं दोस्तों कि जंतर मंतर पर जुटे लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें। इतना सा काम मोदी कर देंगे तो जनता ये मानेगी कि उसकी आवाज़ की अब भी अहमियत है। लेकिन मोदी यही बता रहे हैं कि उन्हें जनता की समस्याओं और तकलीफों से कुछ भी लेना देना नहीं है। खैर, कॉकरोच जनता पार्टी को मिलने वाले समर्थन का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। इसी जंतर मंतर पे तस्वीरें आप देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, आपको बता दूं, आज टीएमसी सांसद सागरिका घोष, योगेंद्र यादव आपको दिखाई दे रहे हैं मंच पे, और अंजलि भारद्वाज भी सोनम वांगचुक और फिर इधर नेहा बोरा के साथ देखे गए। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। कल आपने देखा था प्रशांत भूषण वहाँ पहुँचे थे, और उनसे पहले बृंदा करात, डी राजा, फिर दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम लोग पहुँचे। 2011 की तस्वीर आपके सामने, आपको याद होगी 2011 में, जी हाँ 2011 में ऐसे ही मंच पर अन्ना हजारे हुआ करते थे और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी उनके इर्द गिर्द होते थे। उस आंदोलन ने यूपीए सरकार को कितना नुकसान पहुंचाया था ये आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस आंदोलन से भी मोदी सरकार घिर रही है और शायद यही वजह है कि मोदी जो अचानक धप्पा बोलकर अपना फैसला सुना दिया करते थे, अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। जब देखिए तब कभी आ गए रात को 8 बजे, कभी दिन में 12 बजे देश को संबोधित करेंगे, कभी शाम को 6 बजे संबोधित करेंगे, और कुछ भी संबोधन में कोई भी फैसला ले लेते थे। लेकिन एक छोटा सा काम है जो बहुत दिनों से लंबित है, कई महीनों से लंबित है, वो काम है मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल ही नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय सचिवों की बैठक की, उसके साथ लंबी बातचीत की है। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं ताकि मंत्रिमंडल विस्तार कर सकें। मगर ये तो, और ये दूसरी तस्वीर है सामने, ये जो दंड बैठक कर रहे हैं, दंड बैठक नहीं पुशअप कर रहे हैं, ये इनकी आयु, इनकी उम्र आपको बता दूं, ये किसान हैं, इनकी उम्र 92 साल है, 92 ईयर्स। इनकी बात आपको सुनाऊंगा, मगर चूंकि बीच में ये बात आ गई है इसलिए दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आ गई थी तो ये दिखाना ज़रूरी। 92 साल के बुजुर्ग आज पहुंचे इस जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मंत्रिमंडल विस्तार की। वे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने चर्चा यही है कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई रिजल्ट में गड़बड़ी, मनरेगा खत्म करने का असंतोष, एसआईआर, दूसरे दलों में तोड़फोड़ और राम मंदिर में चोरी जैसे कई मामलों में बीजेपी अब फंस चुकी है। उसे सत्ता बनाए रखने के लिए अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। इसलिए मोदी काफी विचार मंथन के बाद कैबिनेट पुनर्गठन करेंगे, ये खबर आ रही है। इस समय मंत्रिमंडल में क्या तस्वीर है वो आपके सामने रखता हूं कि मोदी मंत्रिमंडल में पहले तो प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट के मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, 36 राज्य मंत्री हैं। यानी मोदी जी के अलावा 72 मंत्री हैं कैबिनेट में। जबकि लोकसभा सांसदों के लिहाज से केंद्र सरकार में अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, 81 मंत्री हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 9 मंत्री के पद अभी खाली हैं और जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद 10 नए मंत्रियों को लाने की गुंजाइश बनती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 सदस्य पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश और हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। यानी पंकज चौधरी जो राज्य मंत्री हैं और वित्त विभाग उनके पास है,
वो अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं, और दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा जो हैं उनको दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी भी जगह खाली होगी। और उधर रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो कांग्रेस पार्टी से गए थे, और राहुल गांधी से कितनी बदतमीजी से बात उन्होंने की थी आपको याद होगा, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, बेअंत सिंह के पोते हैं। वो मंत्री थे, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, उनको मंत्री पद अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा की सीट जब चुनाव हुआ तो उनको वहां तवज्जो नहीं मिली। मतलब 12 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि अगर टीएमसी और शिवसेना से जो छोड़कर आए हुए सांसद हैं, यानी बागी या गद्दार सांसद, उनको मोदी मंत्रिमंडल में अगर रखते हैं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या साथ रख पाएंगे या साध पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये भी बड़ा सवाल है। 2024 में सत्ता में तो इन्हीं के भरोसे आए थे नरेंद्र मोदी, एक बैसाखी के रूप में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार भी राज्यसभा में अब हैं तो उनको भी मंत्री पद चाहिए। और दूसरी बैसाखी उधर चंद्रबाबू नायडू अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चुनाव की तरफ अब उनका राज्य जाएगा। 2029 में चुनाव है वहां पे, और उससे पहले उनको किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी का और एनडीए का साथ छोड़ना होगा, वरना बहुत दिक्कत आएगी इस बार चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य में रिपीट करने में। तो क्या वो साथ में चलेंगे? दूसरी बात, पहले के 2 कार्यकालों में जो 4 बार मंत्रिमंडल विस्तार नरेंद्र मोदी ने किया है, उसमें चुनावी समीकरण ध्यान में रखे गए। ऐसे में अभी न महाराष्ट्र में चुनाव है, न पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब मोदी को साधना होगा। तो क्या मोदी ये खतरा मोल लेंगे कि वो टीएमसी और शिवसेना को छोड़कर जो सांसद आए हैं उनको खाली पीली बैठा दिया जाए? ऐसा खतरा मोल लेंगे, क्योंकि चुनाव तो है नहीं। इन बाहरी दलों के अलावा बीजेपी के भीतर भी सांसदों की महत्वाकांक्षाएं सिर उठा रही हैं। उन्हें मोदी कैसे संभालेंगे? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा या शुभेंदु अधिकारी जैसे दूसरे दलों से आए नेताओं को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बर्दाश्त कर लिया। क्या अब यह सिलसिला मोदी और आगे बढ़ा पाएंगे? और बढ़ाएंगे तो ऐसा ना हो कि रस्सी ज्यादा खींचे और फिर टूट ही जाए। कहा जाता है ना कि रबड़ को या रस्सी को उतना ही खींचिए जितना वो खींच पाए, टूटने की नौबत ना आ पाए, लेकिन इतना खींचेंगे कि टूट जाए। नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से जनता की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और अब नितिन गडकरी के पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाले जो फैसले हैं, उससे जनता परेशान है, क्योंकि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो इन सब से किस तरह नरेंद्र मोदी निपटेंगे और किस तरह मोदी मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और सत्ता को साधेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये तमाम गणित आपके सामने रखना जरूरी था, रख चुका हूं। आने वाले समय में इस पर विस्तार से खूब चर्चा होगी, इसीलिए आपके सामने ये बात आज न्यूज पॉइंट के शुरुआती दौर में रख रहा हूं। इस बीच अब जरा विपक्ष की बात कर लूं। विपक्ष तो मजबूत हो ही रहा है। कल आपने देख लिया कि इंडिया गठबंधन के दलों ने मिलकर सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और उसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके दोनों का साथ मिल गया। और आज अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है, आज अखिलेश यादव का बर्थडे है और उनको बधाई देते हुए जो कुछ लिखा है वो आपके सामने लाता हूं। अखिलेश यादव को बधाई देते हुए देखिए क्या लिख रहे हैं यहां राहुल गांधी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश यादव जी, यहां लिख रहे हैं। पीडीए की हिस्सेदारी में सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। पहली लाइन और आखिरी लाइन ये तो रस्म अदायगी है, क्योंकि जन्मदिन है तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, खुशहाल जीवन की कामना करेंगे, और पहली लाइन क्योंकि जन्मदिन है तो बधाई देंगे। लेकिन बीच वाली लाइन, 3 लाइनों में ये बधाई संदेश, लेकिन बीच वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक राजनेता अगर दूसरे राजनेता को अगर बधाई देता है तो पीडीए की हिस्सेदारी, पीडीए जो है ये अखिलेश यादव का मास्टर
प्लान कह लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए है और उसकी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी ने कही है। साथ साथ राहुल गांधी ने अपनी बात कही है, जो बात वो हमेशा करते आ रहे हैं, वो सामाजिक न्याय के संकल्प की बात करते आ रहे हैं। इन दोनों को मिलाना, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी साथ साथ रहेंगे, सहभागिता रहेगी, ये यहां बता रहे हैं। तो राहुल अब अखिलेश की तरह पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर एकता का संदेश दे रहे हैं। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव से कि कांग्रेस सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा ये सुन लीजिए। 403 ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी? 806। तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है? इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है। तो सुन लिया आपने, 403 प्लस 403 806, यानी डबल तैयारी हो रही है बीजेपी को हराने के लिए। इससे मजबूत तैयारी और क्या हो सकती है? इस जवाब से दिख रहा है कि यूपी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। तो संसद से जंतर मंतर तक कैसे घिर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जंतर मंतर का पर क्या अपडेट है, बड़ा अपडेट जंतर मंतर से, और संसद की बात इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल की बात आएगी और ये महीना आज से जुलाई का शुरू हो गया है। अमूमन जुलाई आने से पहले ही ये खबर आ जाया करती थी कि मानसून सत्र की शुरुआत इतनी तारीख से हो रही है और मानसून सत्र का समापन इतनी तारीख अगस्त महीने में 14 अगस्त 13 अगस्त तक हो जाता है। और अमूमन एक महीना मानसून सत्र चलता है और उस सत्र में हम देखते हैं कि 12-14 तारीख से, यानी 12-14 तारीख जुलाई में, या मैक्सिमम 20 जुलाई तक मानसून सत्र का आगाज हो जाया करता है। आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखें, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, यही देखेंगे। लेकिन ये जुलाई का पहला दिन, यानी जुलाई का महीना शुरू, मगर आज तक, अभी तक, इस वक्त जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं 7:14 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नहीं बताया है कि मानसून सत्र की शुरुआत इस महीने कब से हो रही है। इतना जरूर पता है कि नरेंद्र मोदी 5 तारीख को, यानी 5 जुलाई को, आज से ठीक चौथे दिन विदेश की यात्रा पर 6 दिन के लिए निकल रहे हैं। 5 जुलाई को निकल रहे हैं हिंदुस्तान से, जा रहे हैं इंडोनेशिया, उसके बाद वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद वो पहुंचेंगे न्यूजीलैंड और 11 तारीख को लौट के आएंगे नरेंद्र मोदी। तो 11 तारीख तक कुछ नहीं होना है। 11 के बाद क्या होगा? क्या 11 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? और मंत्रिमंडल का अगर विस्तार नहीं करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, आयशा की चीफ और आम जन, ये तीनों अलग अलग इसलिए कह रहा हूं कि 3 अलग अलग मंच जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक है जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, नेहा बोरा हैं जो आयशा की चीफ हैं, और उनके 5 साथी जो जेएनयू के छात्र हैं वो आमरण अनशन पर हैं, और उनके अलावा कुछ एक लोग ऐसे हैं जो किसी संगठन से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन वो भी आमरण अनशन पर हैं। ये सब जंतर मंतर पर हैं। इनकी डिमांड है कि जब तक, और ये आखिरी किसी भी स्ट्राइक में, किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में आखिरी हथियार होता है आमरण अनशन का, जो इन्होंने यहां, जिसकी शुरुआत आज से 4 दिन पहले कर दी। और अगर ये लंबा खिंचता है, नरेंद्र मोदी को इसकी चिंता नहीं है कि वहां लोग जिंदा रहें या मरें, तो फिर देश कैसे चलेगा? ये बहुत घातक दौर में, घातक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस देश को घातक दौर में ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे ले जा रहे हैं?